बॉन्ड बना, इसका मतलब पाई बॉन्ड आपके 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। अगर 2 ऑर्बिटल्स आपके पैरेलल है तो उनके ओवरलैपिंग से क्या होगा, आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड बना हुआ है। एंड पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। पॉजिटिव चार्ज मींस वैकेंट ऑर्बिटल, राइट। नाउ मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था रेजोनेंस तब होगा जब ऑर्बिटल्स पैरेलल हो एंड एडजेसेंट एटम के ऊपर आपके ऑर्बिटल हो, मतलब बीच में गैप नहीं होना चाहिए। तो यहां पे बताइए ये जो आपके 3 ऑर्बिटल्स हैं, क्या ये पैरेलल है? बिल्कुल पैरेलल है। क्या इसमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन पॉसिबल हो सकता है? क्या इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं? बिकॉज इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं। तो इस जंप को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से जंप करके यहां पे चला गया, तो ये फुल्ली फील्ड हो गया। एंड 1 मोर जंप करेगा तो फाइनली इस वाले ऑर्बिटल में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसका जब हम लोग सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे? अब इसको देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन का जंप है इसको हम लोग, सपोज ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इस जंप को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो आप बनाएंगे इस तरह से बनाएंगे, CH2 CH CH2 अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये 1 बाई 1 करके जंप करके इस वाले ऑर्बिटल में आ गया, तो हम लोग इसको यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं। और ये आपका इलेक्ट्रॉन इस तरह से था, जो मिडिल ऑर्बिटल है उसको ऐसे ही रहने दीजिए। मतलब फाइनली ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो गया, आपका वैकेंट हो गया। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, इसका जो नेक्स्ट फॉर्म आएगा, सेकेंड फॉर्म आएगा, इस कंपाउंड का जो सेकेंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकेंड फॉर्म कैसा होगा? अब यहाँ पे देखिए ये वाले ऑर्बिटल क्या हो गया, सपोज कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 मैं इसको देता हूँ, दिस इज 1 2 3। तो यहाँ पे कार्बन 1 एंड 2 के बीच में पाई बॉन्ड बना था, 3 के पास क्या था, वैकेंट ऑर्बिटल था। अभी यहाँ पे बताइए क्या कार्बन 2 एंड 3 के बीच में पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है? पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैप से बनता है, दोनों ऑर्बिटल पैरेलल है। क्या कार्बन 2 एंड 3 के बीच में पाई बॉन्ड बन सकता है या नहीं? जब इलेक्ट्रॉन जंप कर गया बन सकता है यहाँ पे पाई बॉन्ड, राइट। यहाँ पे न्यू पाई बॉन्ड बन सकता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था ये जंप करके फाइनली इस ऑर्बिटल में आ गया, तो ये वैकेंट हो गया। तो इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। मतलब पहले आपका 1 एंड 2 कार्बन 1 एंड 2 के बीच में पाई बॉन्ड था, बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन अब जो नए आपका न्यू फॉर्म है उसमें आपका जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो कार्बन नंबर 2 एंड 3 के बीच में बन गया। बात समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? अब यहाँ पे बताइए क्या हो रहा है, क्या सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जंप हुआ, क्या सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नो, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग, द वीक पाई इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, राइट। So first and second are called resonating structures. Resonating structures or canonical structures. These are also called as canonical structures. क्या मतलब है? मतलब ये जो आपका कंपाउंड है क्या 100% इसी फॉर्म में रहेगा? नो, ये आपका 50% ऑफ द टाइम इस फॉर्म में स्पेंड करेगा एंड 50% ऑफ द टाइम सेकेंड फॉर्म में स्पेंड करेगा। बात समझ में आ रही? अब ये जो सेकेंड फॉर्म है क्या सेकेंड फॉर्म परमानेंट है? नहीं, सेकेंड फॉर्म भी टेम्परेरी है, आफ्टर सम टाइम ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। क्योंकि सेकेंड फॉर्म में यहां पे भी देखिए 3 ऑर्बिटल्स पैरेलल है, इसका मतलब पहले यहां से 1 से 3 की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा और सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और आफ्टर सम टाइम 3 से 1 में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सेकेंड फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड में कन्वर्ट हो रहा है, आफ्टर सम टाइम सेकेंड फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब these first and second forms, these two forms will interchange each other within fraction of second, millions and trillions of times they will interchange in each other, right? बात समझ में आ रहा है? कभी इस फॉर्म में रहेगा कभी इस फॉर्म में रहेगा, फिर इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आया तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
एंड दिस प्रोसेस इज वेरी फास्ट। तो इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन है दे विल ऑलवेज बी इन रनिंग पोजिशन, ठीक है। तो क्या आप इस कंपाउंड को हम लोग इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है? नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन 1 एंड 2 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, अगर आपसे पूछा जाए कार्बन 1 एंड 2 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, यहां पे मैंने रिप्रेजेंटेशन किया 1 2 3, कार्बन 1 एंड 2 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो सपोज किसी स्टूडेंट ने 2 बोला है, अगर सपोज किसी स्टूडेंट ने 2 बोला कार्बन 1 एंड 2 के बीच का बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, तो वो रॉन्ग है, 2 नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर सम टाइम ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है। और अगर किसी स्टूडेंट ने सेकंड को देख के बोला है कि कार्बन 1 एंड 2 के बीच में प्योर सिंगल बॉन्ड है, अगर प्योर सिंगल बॉन्ड बोला तो भी गलत है, तो भी रॉन्ग है, क्योंकि ये प्योर सिंगल आफ्टर सम टाइम डबल में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो फिर ऐसे केस में जब हम लोग किसी कंपाउंड के सभी प्रॉपर्टीज को किसी एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग डबल हेडेड एरो से बनाते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट मींस दे विल इंटरचेंज इन ईच अदर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, वेरी फास्ट इंटरकन्वर्जन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब भी किसी कंपाउंड को हम लोग किसी वन स्ट्रक्चर से करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की प्रॉपर्टी आ रही हो। ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, और रेजोनेंस हाइब्रिड को हम लोग ट्रिपल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम लोग एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने वाले जिसमें फर्स्ट की भी प्रॉपर्टी हो, सेकंड की भी प्रॉपर्टी हो। तो देखिए यहाँ पे आपका डबल था, 50% ऑफ द टाइम 1 एंड 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, 50% ऑफ द टाइम 1 एंड 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ये प्योर नहीं, ये प्योर डबल बॉन्ड है, नहीं ये प्योर सिंगल बॉन्ड है। सिमिलरली अगर कार्बन 2 एंड 3 के बीच में देखें तो प्योर सिंगल बोलना रॉन्ग होगा, प्योर डबल बोलना भी रॉन्ग होगा, क्योंकि 50% इस फॉर्म में 50% इस फॉर्म में। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे भी हम लोग इस तरह से डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि एक बार डबल था एक बार सिंगल था, तो डबल एंड सिंगल के बीच में, तो इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, पार्शियल डबल बॉन्ड बोलते हैं। इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोलेंगे आप, पार्शियल डबल बॉन्ड बोलते हैं। डबल एंड सिंगल के बीच में इसका बॉन्ड ऑर्डर है, राइट। अगर हम चार्ज की बात करें तो देखिए यहाँ पे कार्बन 1 पे न्यूट्रल नो चार्ज है, कार्बन नंबर 2 पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या चार्ज बनाना चाहिए, मींस 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड बिटवीन 2 एटम्स। कभी इस एटम पे आ रहा है, कभी इस एटम पे आ रहा है, तो एक्चुअल चार्ज कितना है एक एटम के ऊपर, 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 3, तो एक्चुअल चार्ज कितना है, प्लस हाफ, राइट, प्लस हाफ का चार्ज है, जिसको हम लोग फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। तो फॉर्मल चार्ज कार्बन 1 पे कितना आएगा, प्लस हाफ आएगा, या फिर हम लोग डेल प्लस भी बना सकते हैं, अगर आपने डेल प्लस लिखा है तो भी करेक्ट है। सिमिलरली कार्बन नंबर 2 पे कितना चार्ज आएगा, न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ भी न्यूट्रल है इधर भी न्यूट्रल, दोनों स्ट्रक्चर में न्यूट्रल है, तो यहाँ पे न्यूट्रल ही बनाए। कार्बन नंबर 3 पे एक बार पॉजिटिव है दूसरी बार न्यूट्रल है, तो यहाँ पे भी हम लोग प्लस हाफ। तो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन 1 एंड 2 1 एंड 3 इज प्लस हाफ, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन 2 इज 0, राइट। अब ये जो स्ट्रक्चर है आपका, इसको बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसमें आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड सेकंड स्ट्रक्चर दोनों की प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है। एंड दिस इज द रियल स्ट्रक्चर, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर आपने प्योर सिंगल प्योर डबल बोला तो भी रॉन्ग है, प्योर सिंगल बोला तो भी रॉन्ग है। तो एक्चुअल में जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज 1 एंड हाफ, राइट, बॉन्ड ऑर्डर इज 1 एंड हाफ, दिस इज रियल स्ट्रक्चर। बिकॉज जब भी आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन आपके रनिंग पोजीशन में रहेंगे, ये इस तरह से डीलोकलाइज होगा, आफ्टर सम टाइम इस तरह से डीलोकलाइज होगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। व्हाई, बिकॉज द ऑर्बिटल्स आर पैरेलल, यू कैन नॉट स्टॉप इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट हैज वेव नेचर। अगर ऑर्बिटल पैरेलल है तो इलेक्ट्रॉन इजीली वन ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप कर सकता है, और इसी जंप करने के जो प्रोसेस है इसी को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। Delocalization of pi electrons in parallel adjacent p or d orbital is called resonance, right? So this is resonance hybrid or real structure. Now अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सपोज इसको हम लोग थर्ड मान लेते हैं, which is most stable among first second and third, तो इसमें से जो रियल स्ट्रक्चर है थर्ड इज द मोस्ट स्टेबल, राइट। जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वही आपका मोस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि फर्स्ट तो आपका 100% उस फॉर्म में रहेगा नहीं, सेकंड के फॉर्म में भी 100% नहीं रहेगा,
ठीक है। सो मोस्ट स्टेबल इज रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, राइट। अब अगर हमें बॉन्ड, हाँ 1 मिनट, अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, वेट 1 मिनट, हाँ बताता हूँ। अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ, जो स्टूडेंट्स न्यू है उनके लिए बता रहा हूं मैं, सम ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स, sum of number of bonds between two atoms divided by number of resonating structures, sum of number of bonds between two atoms divided by number of resonating structure। तो सपोज हम लोग 1 एंड 2 को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, तो 1 एंड 2 के बीच में एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर कितना है अगर आपको निकालना है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर में 1 एंड 2 के बीच में क्या बॉन्ड है, 2, सेकंड में कितना है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ बॉन्ड्स कितना हो जाएगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर में 2 है, सेकंड स्ट्रक्चर में 1 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं इस कंपाउंड के, 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 दैट इज 1.5। सिमिलरली अगर हम इस बॉन्ड की बात करें 2 एंड 3 का एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज here also it will be 1.5, so 1.5 is the actual bond order, right। बात समझ में आ रहा है। अगर 3 सपोज किसी कंपाउंड के, अब ये जरूरी नहीं है कि सभी कंपाउंड के 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, ठीक है, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, अदर कंपाउंड्स के मोर देन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं। तो सपोज मान ले किसी कंपाउंड के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर में क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, राइट। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बॉन्ड, एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5, राइट। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है इसको हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का मतलब ये इलेक्ट्रॉन आपका डीलोकलाइज हो रहा है फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो किधर से किधर हो रहा है, राइट टू लेफ्ट होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव का मतलब होता है लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। केमिस्ट्री में पॉजिटिव का मतलब होता है लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नेगेटिव का मतलब होता है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। और इस वाले केस में क्या होना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव से तो कर नहीं सकते आप, इस वाले केस में आप बताइए किस तरह से एरो बनाएंगे, यहाँ पे इस तरह से एरो बनाएंगे, राइट। तो आपका सेकंड फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, flow of electron cloud always takes place from high electron density to low electron density। so highest electron density नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव उससे थोड़ा कम होगा लोन पेयर में, देन उसके बाद डबल बॉन्ड, रेडिकल, रेडिकल मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है पॉजिटिव में। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ठीक है, इस तरह से होगा, राइट। पॉजिटिव से इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो सकता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा नेगेटिव से लोन पेयर की तरफ होगा, नेगेटिव से डबल बॉन्ड की तरफ होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। जैसे ये आपका पर्टिकुलर केस में इसमें कौन सा इसमें कॉन्जुगेशन है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव, राइट, ये वाला सिचुएशन है, पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव। So flow of electron will always takes place from high electron density to low electron density, right? तो क्या ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया रेजोनेंस, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो जब भी हम लोग किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के को वन स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, मोर देन वन स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, and this delocalization of electron pi electron in parallel p orbital is called resonance। हाँ, अभी कुछ स्टूडेंट को डाउट था, कोई एक स्टूडेंट को कुछ पूछ रहा था, बताइए क्या डाउट है। सर वो जो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रॉन तो मतलब हमेशा रनिंग पोजीशन में ना, तो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर तो पॉसिबल ही नहीं होंगे, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो हम उनकी स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर कर लेंगे रेजोनेटिंग हाइब्रिड के साथ। नहीं, तो इसीलिए बता रहा हूँ कि ये फर्स्ट स्ट्रक्चर में हमेशा के लिए नहीं रहेगा। क्या ये कंपाउंड फर्स्ट स्ट्रक्चर में रहेगा, नहीं, सेकंड स्ट्रक्चर में रहेगा, नहीं, तो इसमें से रियल स्ट्रक्चर कौन है, इलेक्ट्रॉन जब भी हम
क्या ये आप पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिक्स रहेगा? नहीं। क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन 2 और 3 के बीच में फिक्स रहेगा? नहीं। तो रियल स्ट्रक्चर तो यही है ना, तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये आपका मोस्ट, तो क्योंकि यही रियल स्ट्रक्चर है, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है। तो जब भी जो भी कंपाउंड आप देखेंगे, कंपाउंड हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा। द पाई इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज बी इन रनिंग पोजीशन, क्योंकि आपके ऑर्बिटल्स क्या है, पैरेलल है, तो आप उनको स्टॉप नहीं कर सकते हैं। तो जो पाई बॉन्ड है उसकी जो पोजीशन होगी, नाइदर इट इज बिटवीन 1 and 2, इट इज नॉट फिक्स, नाइदर इट इज बिटवीन 2 and 3, इट इज इन रनिंग पोजीशन, राइट। तो रियल स्ट्रक्चर आपका ये है, इसीलिए हमने इसको बोला मोस्ट स्टेबल, क्योंकि यही आपका रियल स्ट्रक्चर है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, बताइए स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स फॉर राइटिंग, रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हाँ जी बताइए। हाँ बोलो अरमान। अच्छा ओके ठीक है, कॉपी कर रहे हैं ना? हाँ कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ओके अब किसी कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रूल लिख लेते हैं। सो रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रूल 1 लिखिए, राइट रूल 1। जो स्टूडेंट कॉपी कर रहे हैं साथ में कॉपी करेंगे। रूल 1 इज द सिग्मा बॉन्ड स्केलेटन और पोजीशन ऑफ एटम्स must not change while writing resonating structures। मतलब अगर आप किसी कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड स्केलेटन चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, सपोज मान लिया कोई कंपाउंड आपका इस तरह से था, साइक्लिक था, तो आप इस साइक्लिक कंपाउंड का, हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड जो है रेजोनेट, जब भी हम लोग किसी कंपाउंड का रेजोनेंस बनाते हैं तो उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। उसमें जो वीक पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है तो क्या आप उसका लीनियर बना सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? क्या साइक्लिक का लीनियर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा? नहीं। ठीक है, साइक्लिक का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर साइक्लिक ही होगा और लीनियर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लीनियर होगा। ऐसा नहीं होगा लीनियर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने साइक्लिक बना दिया। तो जो सिग्मा बॉन्ड स्केलेटन है, जो सिग्मा बॉन्ड्स है, वो आपके पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और एटम्स की पोजीशन फिक्स होती है। जब भी हम लोग किसी कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एटम की पोजीशन फिक्स होती है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्या इस कंपाउंड में आप बताएं कि क्या एटम की पोजीशन चेंज हुई है? किसी एटम की पोजीशन चेंज, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन देखे तो यहाँ पे हाइड्रोजन इधर है, इधर हाइड्रोजन 2 था, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। कार्बन स्केलेटन भी सेम है, तो एटम की पोजीशन चेंज नहीं हुई है। सिग्मा बॉन्ड की भी पोजीशन चेंज नहीं हुई, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है। फिर किसकी पोजीशन चेंज हुई है? वीक पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज हुई है। यहाँ पे सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हुई है, राइट। दैट्स व्हाट
रूल 1 में यहाँ पे मैंने लिखा है द सिग्मा बॉन्ड स्केलेटन और पोजीशन ऑफ एटम्स मस्ट नॉट चेंज व्हाइल राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक हम लोग एग्जांपल भी करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रूल 2, द ऑक्टेट रूल must not violate around second period element। इसका क्या मतलब है? सपोज मान लीजिए इस कंपाउंड का आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखना है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते वक्त आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है उनकी 8 से ज्यादा वैलेंसी नहीं होनी चाहिए, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है सेकंड पीरियड के एलिमेंट दे कैन नॉट एक्सपेंड देयर वैलेंसी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। जैसे नाइट्रोजन से कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकते हम लोग, क्योंकि नाइट्रोजन नॉर्मल केस में 3 बॉन्ड बनाता है और मैक्सिमम नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है जब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं और बाई मिस्टेक हमने अगर सपोज मान लिया नाइट्रोजन से 5 बॉन्ड बना दिया, तो दैट विल बी रॉन्ग, राइट। तो ऑक्टेट रूल मस्ट नॉट वायलेट अराउंड सेकंड पीरियड एलिमेंट, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, राइट। रूल 3, टोटल नंबर ऑफ, or we can say that number of unpaired electrons and paired electrons, number of unpaired electron and paired electrons should be same in all resonating structures. Number of unpaired electrons and paired electrons should be same in all resonating structures. So number of paired and unpaired electrons should be same, right? इसको हम लोग अभी क्या मतलब है इसका हम लोग एग्जांपल से देखने वाले हैं, ओके, डोंट वरी, ठीक है। एंड इसमें एक और रूल लिख सकते हैं आप, नेट चार्ज on all resonating structures must be same. नेट चार्ज ऑन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट बी सेम। जैसे यहाँ पे बताइए मुझे कि फर्स्ट फॉर्म में नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज कंपाउंड पे कितना है, +1 का। तो अगर सपोज मान लिया किसी स्टूडेंट ने बाई मिस्टेक ऐसा बना हुआ है, या फिर आपको मान लिया सेट में कोई क्वेश्चन दे दिया है, क्या फर्स्ट एंड सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? तो यहाँ पे देखिए 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है और इधर 1 यूनिट का पॉजिटिव, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी आप बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज वो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम होना चाहिए। मान लो कोई कंपाउंड न्यूट्रल है तो उसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो भी न्यूट्रल ही होगा, नेट चार्ज उस पर प्लस माइनस आ सकता है। सपोज ये कंपाउंड न्यूट्रल है तो उससे 1 + 1 माइनस आ सकता है, बट नेट चार्ज सेम होना चाहिए। अगर फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है तो सेकंड में भी 1 का होना चाहिए, और मान लिया 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने तो थर्ड में भी +1 का ही होना चाहिए नेट चार्ज। क्या ये बात समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? क्या आपने कॉपी कर लिया? कॉपी करके बताइए। हाँ, कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आप बताना मुझे, देन उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। Okay, now write one question. Which of the following is the correct resonating structure of which of the following is the correct resonating structure of buta-1,3-diene? Buta-1,3-diene, right? Options are option A, buta-1,3-diene is this CH2 double bond CH, CH double bond CH. So this is buta-1,3-diene. Option A is
Okay. So which are the following is the correct resonating structure of buta 1,3-diene? Okay. So apply the following rule, rule 1 to 4, and which will be the correct resonating structure of buta 1,3-diene? Tell me. बताइए. Okay. Let's see first example. So first option में अगर हम देखें तो क्या फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन में क्या मिस्टेक है? यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोजन है कार्बन नंबर 2 से वो कार्बन 4 पे जा चुका है. हाइड्रोजन कार्बन 2 से कार्बन 4 पे जा चुका है. यहाँ पे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज चेंज्ड, राइट? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज चेंज्ड. जबकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग किसी कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पोजीशन ऑफ एटम चेंज नहीं होना चाहिए. सो ए ऑप्शन इज रॉन्ग, राइट? सेकंड में क्या प्रॉब्लम है? अगर हम इस कंपाउंड में देखें तो क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है. बट यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 2. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मींस सिंगल इलेक्ट्रॉन, राइट? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 2. सो दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल. अगर इसमें आपके 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसके अंदर भी 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही आने चाहिए, राइट? सो नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम. सी में क्या प्रॉब्लम है? सिग्मा बॉन्ड स्केलेटन इज चेंज्ड. सिग्मा बॉन्ड स्केलेटन इज चेंज्ड क्योंकि यहां पे देखिए ये आपका लीनियर था, ठीक है? ये आपका कंपाउंड कैसा था? लीनियर था. तो क्या इसका साइक्लिक बन सकता है? इसमें हमने सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता रेजोनेंस में. यहाँ पे हमने देखिए सिग्मा बॉन्ड चेंज कर दिया, सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करा दिया. सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है. सो दिस इज रॉन्ग. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. सो डी किस तरह से करेक्ट है? लेट्स सी. तो डी में देखिए अगर हम डी का स्ट्रक्चर देखें तो आपका ब्यूटा 1,3-डाई इस तरह से था. CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, राइट? दिस इज ब्यूटा 1,3-डाई. अब यहाँ पे अगर हम देखें इसको हम लोग नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4. तो इसका जब हम लोग इसका अगर हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाएंगे आप? ऑर्बिटल डायग्राम देखिए किस तरह से बनाएंगे आप. यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड है 1 और 2 के बीच में. तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? बाई साइड वाइज ओवरलैप, ठीक है? इसको हम लोग ऐसा बना देते हैं. 3 और 4 के बीच में भी पाई बॉन्ड है, तो ये भी आपका साइड वाइज ओवरलैप से बना होगा इस तरह से. तो ये आपका ऑर्बिटल डायग्राम है. नाउ क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है? क्या ऑर्बिटल्स पैरेलल है? बिल्कुल. क्या ऑर्बिटल्स एडजेसेंट है? यस. तो क्या इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है वन ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में? बिल्कुल कर सकता है. और ये जो जंप हो रहा है इसी को बोलते हैं रेजोनेंस. बहुत ही सिंपल है. तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा पाई इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जंप करेगा इस तरह से, और आफ्टर सम टाइम राइट टू लेफ्ट करेगा इस तरह से. इसी प्रोसेस को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं. अच्छा, अगर इसमें मान लिया सपोज इसके अंदर तो रेजोनेंस हो जाएगा, राइट? अब यहाँ पे देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे हम लोग डबल हेडेड एरो इस तरह से बनाएंगे. अब इससे मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, सपोज मान लो यहाँ से यहाँ जंप कर गया, 1 by 1 स्टेप जंप करेगा, राइट? तो इसको हम लोग कैसा बनाएंगे? CH2 CH CH CH2. सपोज मान लिया ये इलेक्ट्रॉन जंप करके आपका पहले इधर आ गया, पेयर्ड बना, फिर 1 by 1 करके लास्ट में चला गया, मतलब आपका 1 से 4 की तरफ चला गया 1 इलेक्ट्रॉन. तो फोर्थ वाले ऑर्बिटल में फोर्थ वाले कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. फर्स्ट वाले कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, एंड 2 और 3 के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन होगा. तो मुझे बताइए क्या 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन साइड वाइज ओवरलैप से पाई बॉन्ड बन सकता है या नहीं? तो इसका मतलब पाई बॉन्ड बन सकता है यहाँ पे. तो ये तो आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया, और ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है आफ्टर सम टाइम इट विल कन्वर्ट इनटू सेकंड स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन, राइट? तो इसको आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखिए वैकेंट ऑर्बिटल कार्बन 1 के ऊपर वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब पॉजिटिव चार्ज, राइट? CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे हो गया फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल को हम लोग बनाते हैं नेगेटिव चार्ज.
फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल का मतलब है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज। तो आपका जो ब्यूटाडाइन है ये आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया, और ब्यूटाडाइन का जो सेकंड फॉर्म बनेगा इस तरह से बनेगा। अब अगर आपसे पूछा है विच इज रियल, इज दिस रियल, नो, इज दिस रियल, नो, तो इसका रियल स्ट्रक्चर क्या होगा, 50% ऑफ द टाइम इस फॉर्म में रहेगा एंड 50% ऑफ द टाइम इस फॉर्म में रहेगा ब्यूटाडाइन। तो अभी हम लोग फर्स्ट से कंप्लीट प्रॉपर्टी नहीं बता सकते हैं, सेकंड से भी हम लोग मॉलिक्यूल की कंप्लीट प्रॉपर्टी नहीं बना सकते हैं, तो हम लोग एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड की दोनों ही प्रॉपर्टी आ रही हो, जिसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। तो क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन रनिंग पोजीशन है इसलिए हमने डॉट से बनाया है। और यहाँ पे देखिए इधर आपका कार्बन 1 पे यहाँ पे न्यूट्रल, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूट्रल एंड पॉजिटिव के बीच डेल पॉजिटिव बनाएंगे, पार्शियल पॉजिटिव बनाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव एंड जीरो, डेल नेगेटिव। कार्बन 2 एंड 3 पहले में भी न्यूट्रल था, सेकंड में भी न्यूट्रल है, तो यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल बनाएंगे। तो थर्ड स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड, फर्स्ट एंड सेकंड को क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज थर्ड। अब यहाँ पे देखिए, तो इसको हम लोग एरो से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन 2 एंड 3 के बीच में चला गया, एंड देन 3 एंड 4 का जो पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 के ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पे जो पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 के ऊपर चले गए, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह से हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये एरो समझ में आ रहा है सभी को? एरो का मतलब क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो हमने इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाया, फिर उसके बाद एरो से आपको एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे बताइए सेकंड से फर्स्ट में कैसे जाएगा, क्या सेकंड परमानेंट है? नहीं, सेकंड से फर्स्ट में कैसे जाएगा? अब नेगेटिव का मतलब है लोन पेयर, नेगेटिव का मतलब लोन पेयर। अब ये लोन पेयर जब यहाँ पे आएगा तो एक पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा कार्बन नंबर 3 एंड, इसको हम लोग नंबरिंग कर देते हैं, कार्बन नंबर 3 एंड 4 के बीच है। अच्छा, अब मुझे बताना कि सेकंड वाला स्ट्रक्चर में डीलोकलाइजेशन किधर होगा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, तो राइट टू लेफ्ट, नेगेटिव में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पॉजिटिव पे लो इलेक्ट्रॉन, तो राइट टू लेफ्ट होगा। अब एरो से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे जो लोन पेयर है कार्बन नंबर 4 के ऊपर, ये कार्बन 3 एंड 4 के बीच एक पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। जैसे ही यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, क्या कार्बन नंबर 3 5 बॉन्ड बना सकता है? मतलब 4 तो ऑलरेडी थे, एक पाई बॉन्ड बनने वाला है, एक पाई बॉन्ड बनने वाला, तो कार्बन नंबर 3 से कितने बॉन्ड हो जाएंगे टोटल? 5 तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अगर एक न्यू पाई बॉन्ड बन रहा है तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक भी करना पड़ेगा हमें, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, मतलब जो 2 एंड 3 के बीच का पाई बॉन्ड है वो 1 एंड 2 के बीच में फॉर्म होने लगेगा, वो डीलोकलाइज हो गया, 1 एंड 2 के बीच बन गया। इस तरह से हम लोग एरो बनाएंगे। तो फर्स्ट इधर आपका लेफ्ट टू राइट हो रहा था, लेफ्ट टू राइट डीलोकलाइजेशन हुआ तो सेकंड बन गया, सेकंड में राइट टू लेफ्ट होगा डीलोकलाइजेशन और फर्स्ट में बन जाएगा। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड में ये क्या होगा, फ्लक्चुएट करेगा, 50% ऑफ द टाइम फर्स्ट में रहेगा, 50% ऑफ द टाइम सेकंड में रहेगा। ओके, एंड दिस इज द रियल स्ट्रक्चर। ओके, so can you tell me what is actual bond order between carbon 1 and 2? क्या हम लोग फर्स्ट को देख के बता सकते हैं एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर? नहीं, एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1.5। 2 एंड 3 के बीच में भी कितना है, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 1.5, 2 + 1 डिवाइडेड बाई 1.5। तो एक्चुअल सीसी बॉन्ड इन ब्यूटाडाइन, buta-1,3-diene is 1.5. Actual CC bond order in buta-1,3-diene is 1.5. तो यहां पे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सीसी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ब्यूटाडाइन, तो अगर आप सिर्फ वन स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप बोलेंगे 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। 1 एंड 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 एंड 3 के बीच में मींस 2 आर देयर व्हिच आर डबल बॉन्ड्स, 2 डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। बट ऐसा करेक्ट नहीं है। आपका आंसर क्या होगा, हाउ मेनी सीसी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सीसी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? तो आपका आंसर क्या होगा, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, all carbon carbon bonds in buta-1,3-diene are identical.
तो आइडेंटिकल तो हमें नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो डबल और सिंगल दिख रहा है, तो आइडेंटिकल क्यों हुआ बताइए? रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ pi इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, right? Because of resonance, right? So all carbon bonds in buta-1,3 diene are identical, right? हाँ, अब बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, कॉपी कर लीजिए अदर स्टूडेंट्स। हाँ, क्या बोला है? अनम्यूट करके बताइए, अनम्यूट करके सर बताइए। जो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था उसमें तो थर्ड रूल वायलेट हो जाएगा ना? इसमें थर्ड रूल कैसे वायलेट हुआ? मैंने बोला था नेट चार्ज की ना, प्लस माइनस का मतलब न्यूट्रल ना, इधर भी न्यूट्रल है ना, राइट? नेट चार्ज की बात किया ये था ना कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। हाँ बिल्कुल। सर तो देखिए यहाँ पे इधर कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड दिख रहे हैं ना, यहाँ पे पेयर्ड है, इधर भी पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मतलब कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए? 2। यहाँ पे कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 and 1 2। पाई बॉन्ड भी तो इंक्लूड करेंगे, इधर भी तो 2 ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 and 1 2, ठीक? इधर भी 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इधर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हम लोग ऐसा बोल रहे 2 पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इधर भी कितने? 2 पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया। तो अदर स्टूडेंट कॉपी कर लीजिए, देन हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, कॉपी कर लीजिए। हाँ ओके, कॉपी कीजिए। हो गया, कॉपी कर लिया आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं। मैंने आपको बताया था मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस को हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट का हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, डायरेक्शनल रेजोनेंस इफेक्ट इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। डायरेक्शनल रेजोनेंस इफेक्ट इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। अब ये डायरेक्शनल का मतलब क्या है? तो हमें पता है कि हमेशा डायरेक्शनल ये होता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, दैट मींस डायरेक्शनल। डायरेक्शन का मतलब है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इसमें जो आपका मेसोमेरिक इफेक्ट है वो 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। जब हमने इंडक्टिव देखा था, इंडक्टिव भी 2 टाइप के होते हैं, प्लस आई माइनस आई। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को प्लस आई बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट को बोलते हैं माइनस आई। बट उसमें सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो रहा था, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस के अंदर। तो टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट हम लोग लिखेंगे, टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट आपके 2 टाइप्स के होते हैं, प्लस एम एंड माइनस एम। सिंपल अगर वर्ड्स में मैं बोलूं तो जैसा हमने इंडक्टिव में देखा था वैसा ही यहाँ पे होता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर,
उनको हम लोग प्लस एम बोलते हैं, प्लस एम ग्रुप्स बोलते हैं, राइट। टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस एम एंड माइनस एम। सो प्लस एम ग्रुप एंड माइनस एम ग्रुप। प्लस एम ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को बोलते हैं प्लस एम। माइनस एम क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इनको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन पुल करते हैं अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हम लोग बोलते हैं माइनस एम ग्रुप, राइट। सो मेसोमेरिक इफेक्ट आपके टू टाइप के होते हैं, प्लस एम एंड माइनस एम, ठीक है। अब हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था हाउ टू आइडेंटिफाई प्लस आई माइनस आई, सेम उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लस एम ग्रुप। कौन सा ग्रुप आपका प्लस एम होगा उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसके लिए आप यहाँ पे नोट करके लिखिए, अ ग्रुप विथ इट्स फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए बेटा, फर्स्ट एटम हैविंग लोन पेयर। अगर लोन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, क्योंकि प्लस एम क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर। और इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर सकता है, जिसके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऑफ कोर्स जिसके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। सो अ ग्रुप विथ इट्स फर्स्ट एटम हैविंग लोन पेयर विल बी प्लस एम ग्रुप। क्या ये बात समझ में आ रहा है बेटा, बताइए। तो इसमें एग्जांपल लिखेंगे हम लोग, फॉर एग्जाम्पल एनाइनिक प्लस एम। अब प्लस एम में भी टू टाइप के होते हैं, एनाइनिक प्लस एम एंड न्यूट्रल प्लस एम। एनाइनिक प्लस एम ग्रुप मींस नेगेटिवली चार्ज्ड, लाइक ओ माइनस। ओ माइनस के पास टोटल 3 लोन पेयर्स होते हैं। एनएच माइनस, एनएच माइनस के पास 2 लोन पेयर है। CH2 माइनस, माइनस का मतलब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये डोनर की तरह बिहेव करेंगे, राइट। बट सिर्फ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने से काम नहीं चलेगा, इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी होना चाहिए, और ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है ये आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओनली हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो प्लस एम ग्रुप कौन से होते हैं, जिनमें फर्स्ट एटम के पास एक्सेस हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो प्लस एम ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। इसमें न्यूट्रल वाले भी आ सकते हैं, न्यूट्रल प्लस एम ग्रुप। बताइए न्यूट्रल प्लस एम ग्रुप का कोई एग्जांपल बता सकते हैं आप, जैसे हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये एक्स क्या है, एक्स मींस हेलोजन, राइट। OH, OH में भी अगर सपोज मान लिया OH बेंजीन से OH अटैच है, सपोज मान लिया बेंजीन से OH अटैच है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये OH ग्रुप किस तरह का बिहेव करेगा, किस तरह का ग्रुप है, तो आप बोलेंगे ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन क्लॉइड प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा बेंजीन को, तो इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। कैसे रिलीज करेगा हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, बताइए। तो अगर फर्स्ट एटम, कोई भी ग्रुप जिसमें फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर है तो वो आपका प्लस एम की तरह बिहेव करेगा, राइट। फर्स्ट एटम की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। जैसे NH2 है, NHR है, इन सभी में फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर है। NR2, NHCOR, SH, SR, PH2, etc. These all are plus M groups, right? कॉपी कर लीजिए। तो अगर फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर है तो वो प्लस एम की तरह बिहेव करेगा, वो आपके क्या करेगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे अगर मान लिया, देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूं मैं, सो दैट आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे चल के आप बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि स्लोली स्लोली जब टॉपिक आगे बढ़ेगा तो आपको क्लियर होता जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे बेंजीन है एंड एनिलीन है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया विच हैज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग,
which has higher electron density in benzene ring. बेंजीन और एनिलीन, बेंजीन से NH2 अटैच होता है तो उसको एनिलीन बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा एनिलीन, आंसर होगा एनिलीन। ठीक है, एनिलीन क्यों होगा? क्योंकि एनिलीन में जो आपका ग्रुप लगा हुआ है ये NH2 ग्रुप है, और NH2 ग्रुप कैसा होता है बेटा? फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रोवाइड करेगा। ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा? रिलीज करेगा, और बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करके क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा बेंजीन रिंग। अच्छा, इसको और भी अच्छे से समझने के लिए एक और क्वेश्चन जैसे पूछता हूं मैं। ठीक है, अब ये कैसे करता है रिलीज वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद। सपोज मान लिया बेंजीन है और इसका रिएक्शन हो रहा है किसी इलेक्ट्रोफाइल से। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ये एक रिएक्शन है जिसका रेट है R1, और एक दूसरा रिएक्शन है बेंजीन जिस एनिलीन, एनिलीन का रिएक्शन हो रहा है किसी इलेक्ट्रोफाइल से और इसका रेट है R2। कंपेयर R1 एंड R2, तो आपका आंसर क्या होगा? R1 एंड R2 में which will be higher, which will have higher rate of reaction। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कोई भी रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक बार अब देखो E प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। जैसे Cl प्लस, मान लिया हमने बेंजीन के ऊपर Cl प्लस का अटैक कराना है, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल भी लिख देता हूं मैं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। Cl प्लस, तो कोई भी ऐसा स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो मान लिया बेंजीन का रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल से हो रहा है, तो फर्स्ट रिएक्शन का जो स्पीड है उसको, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में जो टाइम लगता है, जो स्पीड होता है, जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। आर का मतलब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन फास्टर रेट से होगी, फास्टर स्पीड से कौन सी रिएक्शन होगी? फर्स्ट और सेकंड, ये आपका क्वेश्चन है। कौन सा रिएक्शन फास्टर स्पीड से होगा? ठीक है, तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा R2 विल बी ग्रेटर देन R1। दैट मींस रेट ऑफ सेकंड रिएक्शन, रेट ऑफ सेकंड रिएक्शन इज हायर, रेट ऑफ सेकंड रिएक्शन इज हायर, मतलब सेकंड रिएक्शन ज्यादा फास्टर स्पीड से होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इलेक्ट्रोफाइल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन के सर्च में होते हैं, और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला बेंजीन रिंग किधर है? ये वाला बेंजीन रिंग जिसमें कोई भी ग्रुप नहीं अटैच है, या फिर जिसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है। तो दिस बेंजीन रिंग इज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो फास्टर रेट से अटैक करेगा। यहाँ पे भी करेगा बट इसमें स्लोअर रेट से करेगा, क्योंकि बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। हमें पता है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बेंजीन के ऊपर और नीचे क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। देखिए यहाँ पे बताया था, तो रिएक्शन तो फर्स्ट वाला भी होगा। देखिए यहाँ पे बताया था मैंने, बेंजीन के अपसाइड एंड डाउन साइड, बिलो एंड अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन ऑफ बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन भी होगा, सेकंड रिएक्शन भी होगा, बट इलेक्ट्रोफाइल को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर मिल रहा है? सेकंड वाले बेंजीन रिंग में। तो यहाँ पे मैंने 2 एरो से बनाया, मतलब ये फास्टर स्पीड से होगा, ये रिलेटिवली फास्टर रिएक्शन होगा, ये रिलेटिवली स्लोअर रिएक्शन होगा। तो आपको समझ में आ गया प्लस एम का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे इस NH2 ग्रुप ने क्या किया? बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रोवाइड करके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया। बात समझ में आ गया? बताइए, प्लस एम ग्रुप समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? तो ऐसे सभी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, वो आपके प्लस एम ग्रुप होते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई देम? फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एटम। ओके, कॉपी कर लिया आप सभी ने? कॉपी कर लीजिए।
नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनस एम ग्रुप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनस एम ग्रुप। अब कौन सा ग्रुप माइनस एम होगा, तो इसके लिए मैं पहले एक शॉर्ट में बता देता हूं आपको, फिर उसके बाद डिटेल में बताता हूं, ठीक है। तो ग्रुप्स कंटेनिंग C डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N behave as are इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है, और माइनस एम ग्रुप्स। क्या मतलब है, जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपको बताता हूं, राइट। जैसे यहाँ पे 3 कंपाउंड्स हैं, बेंजीन, एनिलीन एंड बेंजल्डिहाइड, बेंजीन, एनिलीन एंड बेंजल्डिहाइड। क्वेश्चन है which has highest electron density, which has highest electron density in benzene ring, which compound has highest electron density in benzene ring। या फिर आप ऐसा लिख दिए राइट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, इस तरह से आप क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, राइट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। तो इसमें क्या होगा, इसको ए मान लेते हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लेते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो थर्ड में जो आपका ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप कैसा होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, इस तरह से होता है, राइट। तो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ आ रहा है, और सी डबल बॉन्ड ओ अगर आए तो वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। मतलब ये जो CHO ग्रुप है ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन क्लाउड विड्रॉ करेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG है। और NH2 अभी मैंने बताया, अगर बेंजीन रिंग से फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर है तो ये कैसे बिहेव करता है बताइए, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा बेंजीन रिंग को, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है अपनी तरफ। और बेंजीन में क्या है, नो इफेक्ट, बेंजीन में कोई ग्रुप तो लगा नहीं हुआ है। तो अब आप बता सकते हैं कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर होगा, सेकंड के अंदर होगा, उसके बाद किधर होगा, फर्स्ट के अंदर होगा, और थर्ड में मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। क्या ये बात समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को। तो अगर किसी बेंजीन से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो विड्रॉ करके क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ऐसे ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए। यहाँ पे NH2 कैसा है, प्लस M ग्रुप है, और CHO कैसा ग्रुप है यहाँ पे बताइए, CHO आपका माइनस M ग्रुप है, माइनस M ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं उनको माइनस M ग्रुप बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं उनको प्लस M ग्रुप बोलते हैं। एंड दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इज कॉल्ड प्लस M इफेक्ट। और यहाँ पे इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है, आप क्या बताएंगे, इसमें माइनस M इफेक्ट लग रहा है। तो इधर माइनस M इफेक्ट लगने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया है, ठीक है। इधर आपका माइनस M इफेक्ट लग रहा था, सेकेंड में प्लस M इफेक्ट लग रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट लग रहा है, और फर्स्ट में कौन सा इफेक्ट लग रहा है, नो इफेक्ट, राइट। बात समझ में आ गया। तो ऐसे सभी ग्रुप जिसमें C डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O या C ट्रिपल बॉन्ड N आए, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पुल करते हैं अपनी तरफ। क्या और कोई एग्जांपल बता सकते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O हो, जैसे कार्बोक्सिलिक, COH, एमाइड, NO2, नाइट्रो, ये सभी कैसे होंगे, माइनस M की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। C डबल बॉन्ड O में क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक आएगा या नहीं, CO, राइट। तो माइनस एग्जाम्पल ऑफ माइनस M में लिखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ माइनस M ग्रुप, माइनस M ग्रुप में क्या आएगा, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया। और कोई फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें C डबल बॉन्ड O आता है बताइए, CONH2 हो गया, ठीक है, CONH2। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मान लिया बेंजीन से
CONH2 अटैच है, तो इसमें कौन सा इफेक्ट होगा, इसमें कौन सा इफेक्ट होगा, हाँ COR कीटोन भी आएगा इसके अंदर, इसमें कौन सा इफेक्ट होगा, +M और -M। तो यहाँ पे हमें देखना, अब इसमें क्या, इधर आपका लोन पेयर आ रहा है, बट क्या ये लोन पेयर फर्स्ट एटम के पास है, तो यहाँ पे डिसाइड कौन करेगा, CO डिसाइड करेगा। हमें बेंजीन से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसकी बात करेंगे हम लोग। अब ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे सर NH2 लगाया है, लोन पेयर है, और आपने बताया था कि लोन पेयर अगर ग्रुप है, एक ग्रुप के पास लोन पेयर है तो +M की तरफ बिहेव करता है, बट क्या ये NH2 बेंजीन से डायरेक्ट अटैच है, नो, डायरेक्ट अटैच कौन है, CO। तो CO डिसाइड करेगा कि इसका नेचर कैसा होगा, और CO अगर है तो वो विड्रॉइंग नेचर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे विड्रॉइंग इफेक्ट लगेगा। और अगर यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग बात यह कि अगर सपोज मान लीजिए इसको ऐसे कर दिया मैंने, COH कर दिया, अब बताइए इसमें कौन सा इफेक्ट लगेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एटम है उसके पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे कैसा इफेक्ट आएगा, यहाँ पे रिलीजिंग इफेक्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये आपका जो CONH2 है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, NHCO क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे CONH2 -M की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे NHCOCH3 +M की तरह बिहेव कर रहा है। क्या ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट एटम हमेशा डिसाइड करता है, बेंजीन से जो फर्स्ट एटम है वो डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा या विड्रॉइंग होगा, राइट। तो और कोई फंक्शन को बता सकते हैं जिसमें CO आता है, तो CHO एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एमाइड, CONH2, ये सब -M ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। NO2 नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप जिसमें NO2 आ रहा है, C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल, नाइट्राइल भी आपका -M शो करेगा, राइट, नाइट्राइल आपका -M शो करेगा, कीटोन मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, ठीक है, एक्सेट्रा, दिस विल शो -M इफेक्ट। कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। दीज आर एग्जांपल ऑफ -M ग्रुप। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अ ग्रुप with its first atom having vacant p orbital, with its first atom having vacant p orbital will show -M effect। अगर वैकेंट ऑर्बिटल है, जैसे BH2 बोरॉन जब भी 3 बॉन्ड्स बनाता है तो उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट 2p ऑर्बिटल होता है, जो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में आपको बताया था। बोरॉन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है, जैसे BF3 के अंदर बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, बोरॉन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है उसके पास एक वैकेंट 2p होता है, वैकेंट 2p होता है, ठीक है। तो BH2 आपका किस तरह से बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा, ये वैकेंट ऑर्बिटल में किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। CH2 प्लस कैसा बिहेव करेगा, प्लस का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, NH2 BH2, इस कंपाउंड में बताइए BH2 किस तरह से बिहेव करेगा, +M और -M की तरह बिहेव करेगा। तो NH2 के पास क्या है, लोन पेयर है, अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो ऐसा होगा, बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है और नाइट्रोजन के पास एक फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, लोन पेयर का मतलब फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को बोरॉन के वैकेंट 2p ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा, मतलब यहाँ पे बोरॉन ने कैसे बिहेव किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहा है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को बोलते हैं -M, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है -M। अच्छा, NH2 के रेस्पेक्ट में कैसे बोलेंगे, NH2 इलेक्ट्रॉन डोनर है,
तो इसको प्लस एम बोलेंगे। NH2 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो प्लस एम बोलेंगे, BH2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं कि बोरॉन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। जैसे बोरॉन का क्या होता है 2,5 होता है, 2s2 2p3 होता है, ठीक है, यही होता है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताइए, नहीं गड़बड़ दिया नहीं, 2,3 होता है ना, ठीक है, बोरॉन 5 होता है तो 2s2 2p1 ये होता है बोरॉन, 2s2 2p1 ये बोरॉन हो गया, राइट। अब यहाँ पे ये क्या होता है ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो बोरॉन क्या हो जाएगा, बोरॉन को 3 बॉन्ड बनाने, जैसे ये कंपाउंड जब बना होगा बोरॉन को 3 बॉन्ड बनाने, 2 हाइड्रोजन के साथ 1 नाइट्रोजन के साथ, तो 3 बॉन्ड बनाने के लिए 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो पहले एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन किसके बीच में होगा, एक s और 2 p के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो यहाँ पे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, ठीक है। और एक ऑर्बिटल क्या है बोरॉन का, वैकेंट है या नहीं, बताइए, वैकेंट है या नहीं, इसी ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एक ऑर्बिटल क्या है वैकेंट है। तो यहाँ पे क्या करेगा, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से एक तो आपका किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बनाया, दूसरा भी हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बनाया, तीसरा सिग्मा किसके साथ बनाया बताइए, इस कंपाउंड के अंदर तीसरा सिग्मा किसके साथ बनाया, नाइट्रोजन के साथ बनाया है। और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। तो समझ में आ गया, जब भी बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है तो एक ऑर्बिटल इसका वैकेंट होता है, तो अगर किसी एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो -m की तरह बिहेव करेगा, जैसे CH2 प्लस भी -m की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अगर इस तरह से बनाया NH2 CH2 प्लस, यहाँ पे बताइए कि CH2 प्लस किस तरह से बिहेव करेगा बताइए, अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए, प्लस का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर का मतलब फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, तो यहाँ पे आपका NH होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे NH होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कर लो आप, NH2 CH2, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, CH2 किस तरह से बिहेव कर रहा है, -m एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज माइनस। हाँ, अनम्यूट करके बताइए जल्दी से, क्या प्रॉब्लम है आशुतोष, क्या प्रॉब्लम है, बोरॉन सो -m और बैक बॉन्डिंग एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है बेटा, बैक इसी चीज को बैक बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक में इसी को बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है, इसी चीज को बैक बॉन्डिंग बोलते हैं इनऑर्गेनिक में, और ऑर्गेनिक में इसी को -m इफेक्ट बोलते हैं। सो बैक बॉन्डिंग और मेसोमेरिक इफेक्ट बोथ आर सेम, ऑर्गेनिक में मेसोमेरिक बोलते हैं, इनऑर्गेनिक में बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, एक ही बात है बेटा दोनों, ठीक है, बात समझ में आ गया। A group with its first atom having vacant p orbital will show -m effect. Is it clear to all of you? कॉपी कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। कॉपी करके बताइए, कॉपी करके बताइए कि आपने कॉपी कर लिया है तो बताइए डन, देन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द स्पीसीज with its first atom having vacant d orbital, vacant d orbital will show -m, वैकेंट p ऑर्बिटल और वैकेंट d ऑर्बिटल, अगर वैकेंट d ऑर्बिटल है तो भी एक्सेप्ट कर सकता है, जैसे SiH3, SiH3 कैसा बिहेव करेगा बताइए, SiH3 सिलिकॉन के पास वैकेंट d होता है, 3d ऑर्बिटल होता है, तो ये भी -m इफेक्ट शो करेगा, -m इफेक्ट शो करेगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, NH2 SiH3, क्या इसमें रेजोनेंस होगा, क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस पॉसिबल है,
आंसर है यस, रेजोनेंस पॉसिबल है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, कौन सा ऑर्बिटल में लोन पेयर नाइट्रोजन का? 2p ऑर्बिटल में है। और सिलिकॉन के पास वैकेंट 3d होता है, सिलिकॉन के पास वैकेंट 3d होता है। तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है? यस पॉसिबल है, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा। तो मुझे बताइए SiH3 कैसा बिहेव कर रहा है? पाई एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहा है, इसने पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। किसके पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया? नाइट्रोजन के। तो इस पाई ऐसे पाई एक्सेप्टर्स को बोलते हैं -m ग्रुप बोलते हैं। तो क्या SiH3 -m ग्रुप की तरह नहीं बिहेव कर सकता है? बताइए, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? ठीक है, इसी को इनऑर्गेनिक में बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। किस टाइप की बैक बॉन्डिंग है? 2p पाई 3d पाई, इसको बोलते हैं 2p पाई 3d पाई। मतलब ये 2p ऑफ नाइट्रोजन डोनेट्स इस इलेक्ट्रॉन इन 3d वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन, 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग, राइट। नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं, इन x डबल बॉन्ड y और x ट्रिपल बॉन्ड y, x एंड y कोई भी एटम है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, इफ यहां पे लिखेंगे फर्स्ट केस है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ y is greater than x, then group x double bond y और x triple bond y will show -m। क्या मतलब है, एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी, ओके। जैसे यहाँ पे देखिए CH डबल बॉन्ड NH, अगर आपसे पूछा जाए किस तरह का बिहेव करेगा, इसमें दो एटम है x एंड y, जिसमें y एटम की इलेक्ट्रोनिटी अगर ज्यादा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिटी कार्बन से ज्यादा है, तो बताइए किस तरह से बिहेव करेगा? ये सभी कैसे बिहेव करेंगे बताइए? COZ -m की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। x और y दो एटम है, जिसमें से ट्रिपल है, जिसमें से y सेकंड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट से ज्यादा होना चाहिए, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिटी कार्बन से ज्यादा है, तो -m शो करेगा, ये भी -m शो करेगा, ये भी -m शो करेगा, ये सभी -m शो करेंगे। और यहाँ पे Z इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, Z का मतलब कोई भी एटम है, हाइड्रोजन होगा तो एल्डिहाइड होगा, R होगा तो क्या बोलेंगे बताइए? कीटोन बोलेंगे, OH होगा तो क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक बोलेंगे, OR होगा तो क्या बोलेंगे? एस्टर बोलेंगे, NH2 होगा तो क्या बोलेंगे? एमाइड बोलेंगे, X होगा तो क्या बोलेंगे? एसिड हैलाइड बोलेंगे, OCOR है तो क्या बोलेंगे? एनहाइड्राइड बोलेंगे। तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एस्टर, एमाइड, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, ये सभी कैसे होंगे बताइए? किस टाइप के ग्रुप होंगे? -m ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे। क्या ये सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? x और y के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, जिसमें y इज ग्रेटर देन x, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ y इज ग्रेटर देन x। बट अगर मान लिया इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ x और y इक्वल है, मतलब बोथ हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन x डबल बॉन्ड y और x ट्रिपल बॉन्ड y कैन शो +m इफेक्ट। ये प्लस और -m दोनों इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल, देखो अभी तो मैं एग्जांपल बताता हूं, आगे चल के हम लोग इन सभी चीजों को एग्जांपल लेके एक एक करके हम लोग एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया CH डबल बॉन्ड CH2 है, बेंजीन से अगर CH डबल बॉन्ड CH2 अटैच है, अगर आपसे पूछा जाए किस तरह से बिहेव करेगा, तो ये आपका +m की तरह भी बिहेव कर सकता है और -m की तरह बिहेव कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे NO2 ग्रुप लग गया, तो NO2 एक पावरफुल विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ये क्या करेगा? डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा डबल बॉन्ड। बात समझ में आया? तो जो डबल बॉन्ड होता है, अगर आपका x डबल बॉन्ड y है, इसमें x और y दोनों की इलेक्ट्रोनिटी सेम है, दोनों ही कार्बन है, तो ये +m की तरह भी बिहेव कर सकता है, -m की तरह भी बिहेव कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। एग्जाम्पल लेके हम लोग देखेंगे। पीएच का मतलब फिनाइल ग्रुप, ये सभी क्या होते हैं? ये +m और -m दोनों ही शो कर सकते हैं, बोथ टाइप से ये आपका बिहेव कर सकता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन।
क्या ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी आप कॉपी कर लीजिए, आगे हम लोग इसका एग्जांपल लेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो सर एम इफेक्ट और आई इफेक्ट में डिफरेंस क्या हुआ? क्या एम इफेक्ट एंड आई इफेक्ट में? अभी तक आपको यही नहीं समझ में आया? मेसोमेरिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। वहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ये तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, अभी तक तो यही तो बता रहा हूँ पूरे क्लासेस में। मेसोमेरिक और इंडक्टिव में तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। इंडक्टिव में सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। समझ में आ गया? बताइए। हाँ सर। अब कोई भी कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा यानी उसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं। इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है, प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कोई भी कंपाउंड रेजोनेंस तभी शो करेगा अगर उस कंपाउंड के अंदर कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट है। अब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, तो एक बार मैं सिंपल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है, अगर किसी कंपाउंड के अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, लाइक डबल सिंगल डबल, या फिर पॉजिटिव सिंगल डबल ऐसा कुछ आ रहा है, या नेगेटिव सिंगल डबल ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, डबल सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, या फिर लोन पेयर सिंगल डबल। ठीक है, रेडिकल सिंगल डबल। तो ऐसे टाइप के सिस्टम को कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। और अगर इस टाइप का सिस्टम प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर तो वहां पे रेजोनेंस होगा, वहां पे रेजोनेंस होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ब्यूटाडाइन में कौन सा कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट था, बताइए। ब्यूटाडाइन में कौन सा कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट था जिसकी वजह से रेजोनेंस हुआ था? डबल सिंगल डबल, राइट। और अगर आपसे पूछा CH2 प्लस सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2, क्या इस कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस होगा? बताइए, होगा रेजोनेंस? रेजो इज पॉसिबल और नॉट? यस, इट इज पॉसिबल। कौन सा कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट है यहाँ पे? लोन पेयर सिंगल डबल वाला कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट है, राइट। तो कोई भी कंपाउंड रेजोनेंस तभी शो करेगा जब इसमें इनमें से कोई एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट हो, राइट। अब इसको हम लोग और भी डिटेल में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ओके, दिस इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, फर्स्ट है आपका डाई एटॉमिक सिस्टम। अगर 2 एटम्स हैं तो 2 एटम्स के बीच में भी आपका रेजोनेंस हो सकता है। ठीक है, कंडीशन क्या होगा? सबसे पहले ए एंड बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ए के पास लोन पेयर है और बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। ए के पास लोन पेयर है और बी के पास वैकेंट पी और ऑर्बिटल है, तो ऐसे केस में रेजोनेंस हो सकता है, राइट। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल क्या बताया था थोड़ी देर पहले, NH2 BH2 का एग्जांपल लिया था। बोरॉन के पास 2p वैकेंट है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। बताइए, समझ में आ रहा है? इसको भी रेजोनेंस बोलते हैं। बैक बॉन्डिंग इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रेजोनेंस। बैक बॉन्डिंग इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रेजोनेंस। सपोज मान लिया ए एंड बी के बीच में डबल बॉन्ड है जिसमें ए के पास लोन पेयर है और बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, क्या यहाँ पे भी रेजोनेंस पॉसिबल है? अच्छा, ऑर्बिटल पैरेलल होंगे तो रेजोनेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये वाले केस में अगर हम देखें, ये वाले केस में तो आपको बहुत ही इजीली दिख रहा है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, दोनों ऑर्बिटल पैरेलल है,
तो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन इजीली हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस, और इसी इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन को रेजोनेंस बोलते हैं। अच्छा, अगर डबल बॉन्ड है, मान लिया हमने ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, इस तरह का एग्जांपल लेते हैं, एन डबल बॉन्ड बी एच एन एच, ठीक है, क्या यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है? देखते हैं। तो इसको हम लोग जब बनाएंगे, आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम जब आप बनाएंगे तो एन एच बी, कैसा हो आप म्यूट कीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है, ठीक है, इस तरह से होगा। अब ये जो पाई बॉन्ड है, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर में जेड एक्सिस है, तो सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल ओवरलैप से बना होगा, पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो ये जो पाई बॉन्ड बना होगा, ये पाई बॉन्ड कौन सी एक्सिस के लॉन्ग बना होगा? मान लो ये पाई बॉन्ड आपका है, ऐसा मान लेते हैं ये आपका पाई बॉन्ड आपका जेड एक्सिस के लॉन्ग बना था, मान लीजिए पाई जेड आपका था, जेड एक्सिस के लॉन्ग पाई बॉन्ड बना था। पाई बॉन्ड आपका पैरेलल ऑर्बिटल से बनता है ना, ऑर्बिटल पैरेलल मतलब परपेंडिकुलर है, मॉलिक्यूल के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 1-1 ऑर्बिटल से एक पाई बॉन्ड, 1-1 इलेक्ट्रॉन से एक पाई बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो कौन से डायरेक्शन में होगा? ये आपका क्या था, पीजेड है और ये पीजेड है, पीजेड से तो आपका पाई बॉन्ड बन गया, पीजेड से आपका पाई बॉन्ड बन गया जो परपेंडिकुलर है इसके, और एक्स से क्या बन गया, पीएक्स से सिग्मा बॉन्ड बन गया, पीएक्स से सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये वाला बॉन्ड बन गया। नाइट्रोजन के पास 3 होंगे ना, 3 पी होंगे ना, एक पीएक्स पीवाई पीजेड, तो पीएक्स से सिग्मा बॉन्ड बन गया, पीजेड से आपका पाई बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे जो पीवाई है, नाइट्रोजन का जो पीवाई है वो आपका क्या होगा, ऐसा होगा, इस तरह से नाइट्रोजन का पीवाई ऐसा होगा, और बोरॉन के पास भी एक पीवाई है, और बोरॉन बॉन्ड बनाता है तो इसका एक ऑर्बिटल क्या होता है, वैकेंट होता है, तो ये पीवाई और ये पीवाई, क्या ये दोनों पैरेलल नहीं है, पीवाई पीवाई, क्या ये दोनों पैरेलल है या नहीं, मुझे बताइए, क्या ये दोनों पैरेलल है? अगर पैरेलल है तो रेजोनेंस होगा। तो मुझे बताइए, अगर ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या डबल बॉन्ड में भी रेजोनेंस पॉसिबल है? बिल्कुल, ऑर्बिटल पैरेलल होने चाहिए, अगर पैरेलल ऑर्बिटल है तो रेजोनेंस होगा, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा, तो यहां पे भी रेजोनेंस पॉसिबल है। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को बोरॉन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में डोनेट कर सकता है, मतलब ए और बी के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, ए के पास लोन पेयर है, बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वहां पे भी आपका रेजोनेंस होगा। सपोज मान लिया यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बना है वो पाई बॉन्ड जो बना है वो जेड पीजेड से बना है, तो यहाँ पे जो रेजोनेंस होगा वो कौन से ऑर्बिटल के बीच में होगा बताइए? पीवाई के बीच में होगा। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं? पीवाई ऑर्बिटल से यहाँ पे रेजोनेंस हुआ है। इसमें एग्जांपल लिखेंगे OHCH2+, बताइए यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है? ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप सभी को बनाना है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। फर्स्ट में रेजोनेंस पॉसिबल है, देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, और किस तरह से बनाएंगे, हाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट टू लो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट, एरो से इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर दिया, तो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, कार्बन जब 4 बॉन्ड बना लिया तो न्यूट्रल हो गया। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन ने अपने एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करवाया पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ऑक्सीजन, जब भी ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड बनते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी जब 2 होती है तो न्यूट्रल होता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी जब 3 होती है तो पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का देखिए नॉर्मल पाई बॉन्ड कैसे बनता है, नॉर्मल पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ए के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बी के होते हैं, तो नॉर्मल पाई बॉन्ड बनता है। बट यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बना है उसमें क्या पार्टी शेयरिंग से बना है?
नहीं, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बना है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमने लगाया है। एक तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसलिए हमने ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव करना है। तो यहाँ पे इस कंपाउंड का फर्स्ट एंड सेकंड दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। बताइए समझ में आ गया किस तरह से हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया? सभी स्टूडेंट्स को कार्बन 4 बॉन्ड बनाते ही न्यूट्रल होता है, कार्बन ने एक्सेप्ट किया है इसलिए वो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, बताइए सेकंड में रेजोनेंस पॉसिबल है? ऐसा कोई सिस्टम दिख रहा है आपको? इस तरह का कोई सिस्टम दिख रहा है जिसमें ए के पास लोन पेयर, बी के पास वैकेंट हो? ठीक है, बताइए यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है? यस, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना टोटल। ठीक है, दो लोन पेयर है, तो यहाँ पे बताइए एरो किस तरह से बनाएंगे? इस तरह से एरो बनाएंगे। तो ये कौन सा टाइप का कॉन्जुगेशन है? यहाँ पे ए डबल बॉन्ड बी, ए के पास लोन पेयर, बी के पास पॉजिटिव चार्ज, ये वाला कॉन्जुगेशन है। बात समझ में आ रहा है या नहीं? बताओ समझ में आ रहा है या नहीं? ऐसा होगा तो यहाँ पे बताइए जब रेजोनेंस बनाएंगे तो ट्रिपल हो जाएगा। कार्बन के ऊपर कितना चार्ज आएगा? कार्बन ने एक्सेप्ट कर लिया, न्यूट्रल हो गया। और जो डोनर है, डोनर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। डोनर कौन है यहाँ पे? ऑक्सीजन है, डोनर ऑक्सीजन है, डोनर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, एक्सेप्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, बट पॉजिटिव ऑलरेडी था एक्सेप्टर के ऊपर, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके कार्बन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है तो न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे भी रेजोनेंस पॉसिबल होगा। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखिए, O माइनस PCl3 प्लस, क्या यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है? ठीक है, प्लस का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, प्लस का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो जाएगा। ये बन गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बताइए यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है? इधर भी रेजोनेंस पॉसिबल है, ये बन जाएगा आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ए के पास लोन पेयर, बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल। बताइए यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है? रेजोनेंस पॉसिबल है? सभी स्टूडेंट्स बताइए, रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं? आंसर है नो। यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं। अब नो क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सपेंड इट्स वैलेंसी। यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बताइए काउंट करके। 5 बॉन्ड है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाइट्रोजन 10 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है? कैन इट एक्सपेंड इट्स वैलेंसी मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन? नो, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है। नाइट्रोजन कैन नेवर फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड्स। नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम वैलेंसी होती है, ध्यान देना, कई सारे क्वेश्चन आपके सीट में ऐसे दिए हुए इसके ऊपर। नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम वैलेंसी होती है, मतलब मैक्सिमम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन? आंसर 4। 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता नाइट्रोजन। बात समझ में आ रहा है? और 4 भी बनाता है तो जब 4 बॉन्ड बनाता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है नाइट्रोजन। वैसे तो नॉर्मल केस में नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? जैसे अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है नॉर्मल केस में? न्यूट्रल केस में 3 बनाता है। और मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन? मान लीजिए लोन पेयर आपका, इसने हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया, तो मैक्सिमम नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है। ये मैक्सिमम केस है, इससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता नाइट्रोजन, बिकॉज इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। बट इसका जो बड़ा भाई है फॉस्फोरस, जो सेम ग्रुप से बिलोंग करता है, वो एक्सपेंड कर सकता है क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल होता है। बात समझ में आ रहा है? तो फिफ्थ वाले में रेजोनेंस क्यों नहीं हुआ, समझ में आ गया? ओके, तो ये आपका एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग देखते हैं ट्राई एटॉमिक सिस्टम। ट्राई एटॉमिक सिस्टम में ए हम लोग देखते हैं, ए डबल बॉन्ड बी, और इससे जेड लगा हुआ है, जेड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें आपका
क्या आपका कोई क्लास है क्या? अभी कोई क्लास है क्या? नहीं, तो क्लास नहीं है तो पढ़ो अभी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया सपोज ये जो पाई बॉन्ड बना है, ये जो पाई बॉन्ड, हाँ क्लास कौन सा क्लास है? मेरे कंप्यूटर की। हाँ कौन कौन बोल रहा है? मैं हाँ हाँ मैं मतलब क्या है? धार्मिन। हाँ बताइए। हाँ हाँ धार्मिन बताओ। कंप्यूटर के मेरे डांस क्लास है सर, कंप्यूटर्स के। कंप्यूटर का क्लास भी करते हैं? अच्छा, और किसी का है कंप्यूटर क्लास? सर मैं अकेला ही हूँ। आप अकेले हैं? ठीक है, जाइए फिर कंप्यूटर क्लास की। ओके सर। तो सर अभी कंटिन्यू नहीं कर रहे ना आप? नहीं, कंटिन्यू नहीं करना। ओके सर, आपको बाय सर। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना आपको? रिकॉर्डिंग आप, मैं 10 मिनट और पढ़ाऊंगा, 10-15 मिनट्स आपको रिकॉर्डिंग देख लेना आप, ठीक है। सर कोई रिकॉर्ड कर रहा है क्या? कोई रिकॉर्ड कर रहा है स्टूडेंट? बताइए, किसी ने रिकॉर्ड किया क्या आज का लेक्चर? हाँ, अरमान रिकॉर्ड कर रहा है, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। धार्मिन आप देख लेना। अभी वही चीजें मैं थोड़ा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ एग्जांपल लूंगा बस, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे बताइए सेकंड वाले में जो मैंने ए लिखा है, इसमें आपका क्या है? यहाँ पे देखिए वाई ऑर्बिटल, वाई ऑर्बिटल तीनों पैरेलल है, यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा। तो पॉजिटिव सिंगल डबल बॉन्ड वाला केस है, वैकेंट पी एंड डबल बॉन्ड। बी क्या बताया था मैंने आपको? ए डबल बॉन्ड बी, इसमें जेड के पास अगर रेडिकल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे मान लिया पी वाई से पाई बॉन्ड बना, और ये जो रेडिकल का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये भी पी वाई में है। अच्छा, मान लिया अगर ये जेड में होता, तो मान लिया जो रेडिकल है वो जेड में होता, तो बताओ मुझे यहाँ पे क्या रेजोनेंस होता? जेड एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया, ये ऐसा है और दो ऑर्बिटल ऐसे है, तो क्या यहाँ पे रेजोनेंस होता? बताओ। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो पाता। मतलब जो रेजोनेंस होता है पैरेलल ऑर्बिटल्स में होता है। अगर रेडिकल जेड एक्सिस में होता, परपेंडिकुलर होता, तो वहां पे रेजोनेंस नहीं हो पाता, ठीक है। अगर रेडिकल भी आपका 1 इलेक्ट्रॉन अगर पी वाई ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा। सी में देखिए ए डबल बॉन्ड बी, जेड के पास लोन पेयर है, बट इसमें कंडीशन है, मान लिया पी वाई से पाई बॉन्ड बनाए, और जो लोन पेयर है वो भी पी वाई में है, लोन पेयर भी पी वाई है, तो ये तीनों ऑर्बिटल पैरेलल हो गए ना, और पैरेलल हो गए तो रेजोनेंस होगा। अच्छा, मुझे ये बताना, मान लिया मैं अगर ऐसा कर देता हूँ ए डबल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड जेड और यहाँ पे प्लस कर दिया, क्या इस सिस्टम में रेजोनेंस पॉसिबल है? बताइए, कोई बता सकता है क्या इसमें भी रेजोनेंस हो सकता है? डबल डबल और पॉजिटिव है, हो सकता है? आंसर है यहाँ पे भी रेजोनेंस हो सकता है। अगर डबल डबल है ना, तो भी रेजोनेंस हो सकता है, एक बार देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ए और बी दो एटम्स है, मान लिया यहाँ पे देखो ए बी है और जेड है आपके पास। अब ये जो पाई बॉन्ड बना है, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बना है, मान लिया ये पाई बॉन्ड आपका कौन से ऑर्बिटल से बना है? पी वाई ऑर्बिटल से बना है। ये पी वाई ऑर्बिटल हो गया, ये पी वाई ऑर्बिटल, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपका पी वाई ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन इधर 1 इलेक्ट्रॉन इधर, यहां से आपका पाई बॉन्ड बना हुआ था, ये पाई बॉन्ड बना हुआ। अब जेड मान लिया जेड के पास पॉजिटिव का एक वैकेंट ऑर्बिटल, और वो वैकेंट ऑर्बिटल मान लिया पी वाई है। अब मुझे बताइए कि ये जो पाई बॉन्ड बना है, ये पाई बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल से बना होगा? कैन यू टेल मी? एक्स, पीएक्स से तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, यस, जेड ऑर्बिटल से बना होगा। मतलब ये कैसे होंगे, ये कहां ओरिएंटेशन होगा उसका? मान लिया दो ऑर्बिटल ऐसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, तो जेड डायरेक्शन में,
भाई जेड डायरेक्शन में नहीं हो सकता क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मतलब पाई बॉन्ड तो ऐसे बन गया, पता समझ में आ रहा है क्या आपको? पाई बॉन्ड तो ऐसे बन गया, पैरेलल पैरेलल पीवाई 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 से पाई बॉन्ड बन गया। और जो ऐसे हो जाएगा, जो जेड एक्सिस में है, क्या वो पाई बॉन्ड नहीं बना सकते हैं? वो भी पाई बॉन्ड बना सकते हैं। कौन लैग हो रहा है? लैग हो रहा है क्या? नहीं सर, नहीं हो रहा मैं। मतलब यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बना है बी और जेड के बीच में, वो बी और जेड के बीच में जो पाई बॉन्ड बना है उसमें कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे? बताइए मुझे, कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए होंगे? पीजेड पीजेड और पीएक्स पीवाई पीजेड तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब ये ऐसे है, इस तरह से है। बताइए समझ में आ रहा है? इस तरह से है, एक ऑर्बिटल पीवाई ऐसे है तो पीजेड इस तरह से है, ऐसे है। ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन से यहाँ। अब मुझे बताइए कि क्या ये रेड वाले ऑर्बिटल पैरेलल है? तीनों पीवाई पीवाई पीवाई, क्या ये पैरेलल है? यस। तो क्या इनमें इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन नहीं हो सकता है? क्या इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता है? कर सकता है ना, तो मतलब रेजोनेंस होगा। मतलब इसके अंदर भी रेजोनेंस होगा, ए डबल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड जेड प्लस के अंदर भी रेजोनेंस होगा। बट यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि इसमें ए और बी के बीच में जो पाई बॉन्ड बना है वो पीवाई है, वो वाई से बना है। तो बी और जेड के बीच में जो पाई बॉन्ड बना है वो कौन सा ऑर्बिटल की हेल्प से बना है? पीजेड पीजेड की हेल्प से बना है। ऐसा है, समझ में आ गया बात? पाई वाई पाई जेड, राइट। तो यहाँ पे ब्लू वाले जो ऑर्बिटल है ये कौन से है? पीजेड पीजेड है। तो बताइए एक्स पीएक्स किधर गया? पीएक्स ने क्या किया होगा? पीएक्स ने सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा ना, पीएक्स ने सिग्मा बॉन्ड बनाया। पीएक्स ने सिग्मा, एक एटम के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, पीएक्स पीवाई पीजेड। पीएक्स ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया और पीवाई पीवाई ने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लिया और पीजेड पीजेड ने पाई बॉन्ड बना लिया। बताइए सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? ये वाला केस कम स्टूडेंट्स को समझ में आता है, मुझे लग रहा है अभी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए मान लिया सपोज इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड जेड, जेड के पास लोन पेयर है और यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देता हूं, क्या इसके अंदर भी रेजोनेंस पॉसिबल है? सेम उसी तरह से है, क्या यहाँ पे भी रेजोनेंस पॉसिबल है? यहाँ पे मान लिया एक इलेक्ट्रॉन कर दूं तो क्या यहाँ पे भी तो जंप हो सकता है? मतलब पहले वैकेंट था, पॉजिटिव वाला वैकेंट, अभी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कर दिया, यहाँ पे भी रेजोनेंस पॉसिबल है। हाँ एक मिनट बताता हूँ, ठीक है। तो बट यहाँ पे ए और मान लिया ए और बी के बीच में जो पाई बॉन्ड बना है, यहाँ पे ए और बी के बीच में जो पाई बॉन्ड बना है वो पीजेड पीजेड से बना है। मान लिया ए और बी के बीच में जो पाई बॉन्ड बना है वो पीजेड पीजेड से बना है। अभी इसमें थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं, पीजेड पीजेड से बना है पाई बॉन्ड, तो इसको क्या बोलेंगे? पाई जेड बोलेंगे। तो मुझे बताइए कि बी और जेड के बीच में जो पाई बॉन्ड बना है उसका नेचर कैसा होगा? अच्छा, दो पाई बॉन्ड एक ही डायरेक्शन में नहीं हो सकते हैं, दो पाई बॉन्ड एक ही डायरेक्शन में नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे बताइए बी का जो पीजेड है वो तो यूज हो चुका है, एक के साथ पाई बॉन्ड बना चुका। अब क्या बी का पीजेड जेड के साथ भी पाई बॉन्ड बना सकता है? एक एटम के पास एक ही पीजेड होता है, तो इसने तो इसके साथ पाई बॉन्ड बना लिया, तो अब इसके पास क्या रिमेनिंग क्या रह गया? पीवाई रह गया। तो अब ये पीवाई अपना पीवाई यूज करके और दूसरे का पीवाई यूज करके ये पाई वाई बना सकता है। पता समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे? मतलब बी के पास एक ही पीजेड था ना, उसने एक के साथ पाई बॉन्ड बना लिया, तो अब बी अपना पीजेड यूज करके जेड के साथ तो पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है। मतलब एक यहाँ पे जो पाई है वो पाई जेड है, तो ये वाला पाई पाई वाई है। तो मुझे बताइए ये जो लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में होना चाहिए सो दैट रेजोनेंस हो जाए? लोन पेयर, ये सॉरी लोन पेयर नहीं, ये सिंगल जो इलेक्ट्रॉन है कौन से ऑर्बिटल में होना चाहिए सो दैट रेजोनेंस हो जाए? यस, पीजेड, वेरी गुड, ये पीजेड में होना चाहिए, तभी तो ये पैरेलल होंगे, पीजेड 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 पैरेलल होंगे और यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा। बताइए सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया बात?
ओके, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस हो जाएगा। एफ वाला केस ऐसा ले लेते हैं हम लोग, ए डबल बॉन्ड बी और जेड के पास लोन पेयर है, यहाँ पे भी आपका सपोज ये पाई वाई है और यहाँ पे पाई जेड है, ठीक है, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस पॉसिबल है। हियर ऑल्सो रेजोनेंस इज पॉसिबल। बताइए समझ में आ रहा है? ऑल्सो शो रेजोनेंस, विल ऑल्सो शो रेजोनेंस। ये भी आपका रेजोनेंस शो करेगा। अब इसमें जैसे मान लिया एक एग्जांपल लेता हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 रेडिकल, इसके अंदर रेजोनेंस होगा, बट इसको हम लोग कैसे इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्या आप बना सकते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? बताइए, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप? कैन यू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड? अब यहाँ पे देखिए इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है बहुत ही आसान है। पहले हमने 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड बनाया है। जब ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा तो क्या इनके पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज रनिंग और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, बन सकता है या नहीं? तो हम लोग ऐसा बना सकते हैं, इसका जो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बन जाएगा, मतलब कार्बन 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड बन जाए और कार्बन 1 के पास क्या हो जाए? सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाए। बना सकते हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? रनिंग पोजीशन में है, डीलोकलाइज्ड है। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप कैसे पाएंगे? CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, यहाँ पे जब एरो बनाएंगे तो सिंगल हेडेड एरो बनाएंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पे मान लिया सपोज ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन 1 के पास शिफ्ट हो गया, 1 इसका जो पाई बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन है कार्बन 2 के पास शिफ्ट हो गया, और ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, और यहाँ से जो 1 इलेक्ट्रॉन है हाफ हेडेड एरो यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया तो 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड नहीं बन गया और कार्बन 1 के पास लोन पेयर हो गया। इसको हाफ हेडेड एरो से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पहले हमने डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया था। सी इस यहाँ पे डबल हेडेड एरो से क्यों रिप्रेजेंट किया है? क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग हाफ हेडेड एरो बना रहे हैं। रेडिकल में 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? बताइए, क्लियर है? तो अब मैं यहाँ पे एक होमवर्क दे देता हूँ और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ठीक है? होमवर्क लिखिए, ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ, ये आप इसको रिवाइज कर लेना। हाँ, एक मिनट। हाँ, क्या बोला आपने? सर अगर रेडिकल लास्ट में शिफ्ट हो जाए तो? लास्ट में शिफ्ट हो जाए मतलब समझा नहीं मैं, अनम्यूट करके बताइए। सर जो इसमें रेडिकल है वो लास्ट वाले मतलब उसका पेयर बना लेगा तो भी तो वो बन जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लास्ट में पेयर बना दिया मतलब? अच्छा, ये आप ऐसे बोलो कि ये डबल, तब वो रेजोनेटिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने देखो आपको रूल लिखवाया था ना, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम। क्या वो रूल फॉलो होगा वहां पे? नहीं ना, कि अनपेयर्ड है तो अनपेयर्ड ही रहेगा, पेयर नहीं बन सकता है। जैसे आपने क्या बोला कि ऐसे बना दूं, मैं ऐसे बना दूं, यही बोल रहे हो ना आप? तानी से यही बोल रहे हो ना आप? हेलो, वॉइस आ रही है क्या? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या हो गया, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक हो गया ना। मैंने आपको क्या लिखवाया था, यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर कितने अनपेयर्ड है? 1। तो इसका जो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसमें भी 1 अनपेयर्ड होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 1 अनपेयर्ड है, अगर आपने 1 अनपेयर्ड को एक पेयर में कन्वर्ट कर दिया तो क्या इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0 है ना, तो क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा?
number of paired electron and number of unpaired electrons should be same in all the resonating structure. आपने unpaired को paired बना दिया तो ये resonating structure नहीं होगा. This is not correct. अगर फर्स्ट में 1 unpaired है तो सेकंड में भी 1 unpaired होना चाहिए. ठीक है, बात समझ में आ गया. तो अब इसको क्या कीजिए आप, मैं होमवर्क दे देता हूँ, इसके बाद आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करें. तो ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट लिखिए यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, सेकेंड इज CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH प्लस. नेक्स्ट क्लास में सभी स्टूडेंट करेंगे. थर्ड CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH रेडिकल. 4 CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH लोन पेयर. तो नेगेटिव चार्ज भी बना सकते हैं, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज. फिफ्थ है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, अगर नहीं बना पाएंगे कोई बात नहीं. CO2 के अंदर बनाना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. NH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH 8. दिस इज एजाइड आयन. ठीक है, इन सभी का आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है. ओके सर, एक डाउट है सर. हाँ बताइए. सर डबल बॉन्ड और लोन पेयर में कैसे डीलोकलाइजेशन और इलेक्ट्रॉन्स का एक बार बताइए ना प्लीज. कौन सा डबल बॉन्ड लोन पेयर? हाँ सर. ये वाली कौन सा सिचुएशन बोले आप? ये सिचुएशन बोले ना.